गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हम जो चैप्टर आज पढ़ेंगे उसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सबसे पहली बात आती है कि ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, ये इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुआ, या फिर हम ऐसे बोलें कि ये इंडिया के अंदर कब लागू हुआ। तो ये जो कानून है वो इंडिया के अंदर लागू हुआ था, इंडिया के अंदर चालू हो गया था 1 जुलाई 1930 को। तो अगर कल को एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडिया के अंदर कब चालू हुआ था, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडिया के अंदर चालू हुआ था 1 जुलाई 1930 को। 1 जुलाई 1930 से इंडिया में इस एक्ट को, इस कानून को, इस कानून की नियम शर्तों को, प्रोविजंस को फुलफिल किया जा रहा। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, आखिर ये एक्ट किस बारे में बातचीत करता है। तो देखिए, नाम से ही पता लगता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कहने का मतलब कोई भी इंसान अगर इंडिया के अंदर कोई भी चीज बेच रहा है, या कोई भी इंसान इंडिया के अंदर कुछ चीज खरीद रहा है, तो जो इंसान बेच रहा है और जो इंसान खरीद रहा है उसको कुछ लीगल रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जो सेलर है वो ऐसा नहीं है अपनी मन मर्जी से किसी भी तरीके से कुछ भी बेच सकता है। कुछ रूल्स रेगुलेशंस है वो उसको मानने पड़ेंगे, और खरीदने वाले को भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। तो ये जो एक्ट है वो उन रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताता है। इस कानून के अंदर जो जो नियम शर्तें लिखी हुई हैं, अगर उनको फॉलो करके आप सामान को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो फिर ये एकदम लीगल है और इसको सही सेल माना जाता है। लेकिन अगर इंडिया के अंदर कोई भी इंसान किसी चीज को खरीद रहा है या बेच रहा है और इस एक्ट के, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, कानून के बाहर जाकर, कानून के खिलाफ जाकर काम कर रहा है, तो जो भी बेचा गया है, जो भी खरीदा गया है, उसको सही नहीं माना जाता। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि हमारे चैप्टर का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये जो एक्ट है वो इंडिया के अंदर कब से लागू हुआ है, कब से चालू हुआ है, कब से एनफोर्स्ड है? 1 जुलाई 1930 से। क्या बताता है? इंडिया के अंदर जो भी बंदा कुछ खरीदेगा या बेचेगा उसके कानून को यह बताता है। शॉर्ट में हम इसको सोगा नाम से बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा बोला जाता है शॉर्ट में इसको। क्वेश्चन अब ये आता है, मेरे से स्टूडेंट ये बोलते हैं, सर आप बोल रहे हो कि ये एक्ट 1 जुलाई 1930 से इंडिया में चालू है, मतलब इस डेट से 1 जुलाई 1930 से और आज तक कोई भी इंसान इंडिया में कुछ खरीद रहा है या बेच रहा है तो उसे इस एक्ट के कानून मानने पड़ रहे हैं। सर मुझे ये समझ में आ, पर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या इस डेट से पहले, क्या 1 जुलाई 1930 से पहले इंडिया के अंदर लोग सामान नहीं खरीदते थे, या इंडिया के अंदर लोग सामान नहीं बेचते थे? जी बिल्कुल बेचते थे, बिल्कुल खरीदते थे। तो सर उस वक्त कौन सा कानून माना जाता था खरीदने और बेचने के लिए? क्योंकि ये तो 1 जुलाई 1930 से को आया, इससे पहले भी तो खरीदारी और बिक्री हो रही थी, लोग बेच रहे थे, तो उस वक्त कौन सा कानून माना जा रहा था? तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इंडिया में 1872 1872 में आ गया था। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे नियम शर्तें थी। उनमें से सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक सेल्स के बारे में बातचीत करी जाती थी। कहने का मतलब पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं था, ये आया है 1 जुलाई 1930 को। उससे पहले जो भी इंडिया में खरीदना या बेचना होता था वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो सेक्शन 76 से लेके 123 है वो खरीदने और बेचने के बारे में बातचीत करते थे। हम उन कानून को मानकर खरीदते और बेचते थे।
लेकिन फिर काम बढ़िया नहीं चल पा रहा था। हमें लगा कि यार हमारा एक सेपरेट एक्ट होना चाहिए, एक अलग से कानून होना चाहिए जो सिर्फ खरीदने बेचने के बारे में अपने नियम शर्तें रूल्स रेगुलेशंस लेकर चलता हो। फिर हमने 1 जुलाई 1930 को इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मुझसे बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप बोल रहे हो कि जो ये सोगा है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब इंडिया में पैदा हुआ कब? 1 जुलाई 1930 को। सर जब ये पैदा हुआ था, मतलब जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, क्या तब से इसका नाम सोगा है, या फिर सर जब ये पैदा हुआ तब इसका नाम कुछ और था और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया? पहले इसका नाम आई सोगा था। पहले इसका नाम था आई सोगा। आई सोगा का मतलब इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये इसका नाम था जब 1930 में ये आया था। लेकिन फिर 22 सितंबर 1963, 22 सितंबर 1963 को इसका नाम बदल दिया गया और इसके नाम में से आई को हटा दिया गया, इंडियन शब्द को हटा दिया गया और सिर्फ बच गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सोगा आया 1 जुलाई 1930 को। ये बात करता है कि इंडिया में कोई भी बंदा कुछ खरीदेगा या बेचेगा उसे इसके रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। 1 जुलाई 1930 को ये आया था। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 76 से लेकर 123 तक इसके बारे में प्रोविजंस थे, हम उनको मानते थे। बाद में हम इस एक्ट को मानने लगे। जब ये पैदा हुआ तो इसका नाम आई सोगा था, लेकिन फिर 22 सितंबर 1963 को इसका नाम चेंज कर दिया और इसके नाम में से जो इंडियन शब्द था उसको हटा दिया और इसका नाम सिर्फ रह गया सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। चलिए सर ये जो एक्ट है क्या सर ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है? यस, ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। क्या सर ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होता है? यस। सर क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं उसको, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है क्या वो भी जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल होता है? यस। आपको पता होगा 2018 के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और उसने जो आर्टिकल 370 की पावर थी जम्मू एंड कश्मीर के पास में, उसको हटा दिया था। 2018 से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था वो पूरे इंडिया पर अप्लाई होता था, पर जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं होता था। लेकिन 2018 के अंदर जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 चलता था उसको हटा दिया, तब से हमारा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, इवन जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होता है। स्टूडेंट बोलता है बहुत अच्छी बात है सर, मुझे समझ में आ गई यहाँ तक की बात। अभी तक तो हमने नॉर्मल सी बात पढ़ी, अभी तक तो हमने इतना पढ़ा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को 1 जुलाई 1930 को आया। पहले इसका नाम इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था। 22 सितंबर 1963 को हमने इसके नाम में से इंडियन शब्द को हटा दिया और इसका नाम जो है वो सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रह गया। इसके अलावा सर पहले जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसके अंदर सेक्शन 76 से 123 इसके बारे में बातचीत करते थे, फिर हम सेपरेट एक्ट लेकर आ गए। पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, इवन जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें इसके डेफिनेशन समझा दो। डेफिनेशन समझ लेते हैं। सेक्शंस याद रखिएगा, मैंने साथ में सेक्शंस भी लिखे हुए हैं, ठीक है? तो आपको ये सेक्शंस भी याद रखने। अब देखें, सबसे पहली डेफिनेशन आती है बायर। मेरे ख्याल से ये तो पता होगा, बायर कौन होता है? जो सामान खरीद रहा है या फिर एग्रीमेंट कर लिया है कि मैं आपसे सामान खरीदूंगा। सेलर कौन होता है? जो सामान बेच रहा है या फिर उसने एग्रीमेंट कर लिया है कि मैं बेचूंगा। इसके बाद आती है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब होता है गुड्स की डिलीवरी दे देना, मतलब गुड्स का पोजेशन दे देना, मतलब गुड्स का मालिकाना हक ट्रांसफर कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। समझिए सलमान खान ने परचेज किया एक टीवी। परचेज किया एक टीवी। किससे परचेज किया? जेठालाल गढ़ा से। अब सब लोग तारक मेहता देखते होंगे, तो सलमान खान ने जेठालाल से एक टीवी खरीदा। तो जेठालाल कौन है? जेठालाल है सेलर। सलमान खान कौन है?
सलमान खान है बायर। सलमान खान की क्या जिम्मेदारी बनती है? सलमान खान की जिम्मेदारी बनती है पेमेंट देना। जेठालाल की क्या जिम्मेदारी बनती है? जेठालाल की जिम्मेदारी बनती है टीवी देना। जब सलमान खान ने टीवी खरीदा तो अपनी मर्जी से खरीदा, वॉलंटरी। किसी ने उसको मारा पीटा नहीं था कि जाओ जेठालाल से टीवी खरीदो, नहीं, अपनी मर्जी से खरीदा। जेठालाल ने जब टीवी बेचा, अपनी मर्जी से बेचा। तो अब होगा क्या, वो टीवी जो अभी तक जेठालाल का था, अभी तक उस पे मालिकाना हक जेठालाल का था, अभी तक ओनर कौन था? जेठालाल था। लेकिन अब क्योंकि वो बेच दिया गया है टीवी सलमान खान को, तो अब ओनर कौन बन जाएगा? अब ओनर सलमान खान बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिलीवरी, जो हमारी ये थर्ड वाली डेफिनेशन है। देखिए यही लिखा हुआ है, वॉल्यूंटरी ट्रांसफर। मतलब जेठालाल अपनी मर्जी से बेच रहा है, सलमान खान अपनी मर्जी से खरीद रहा है, वॉल्यूंटरी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ट्रांसफर हो रहा है गुड्स का एक पर्सन, कौन है वो पर्सन? सेलर जेठालाल, टू अनदर पर्सन, कौन है? सलमान। इसे डिलीवरी बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। आप जब मार्केट में जाके सामान खरीदते हो तो ऑब्वियस बात है उसकी डिलीवरी ले लेते। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के। हम पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी बंदा इंडिया में गुड्स को बेचता है या खरीदता है, ये वाला कानून मानना पड़ता है। क्वेश्चन आता है इस वाले कानून के हिसाब से गुड्स क्या है, किसको गुड्स माना जाता है, किसको गुड्स नहीं माना जाता है। देखो ये बोल रहा है कि हर मूवेबल प्रॉपर्टी को, ऐसी कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह रखा जा सकता है, उसको हम इस चैप्टर, इस कानून के हिसाब से गुड्स मानते हैं। और कोई भी इंसान मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर खरीद या बेच रहा है तो उसे इस कानून को मानना पड़ता है, क्योंकि इस कानून के हिसाब से गुड्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। स्टूडेंट बोलता है बहुत ही इजी बात है सर, इस बात में तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट ऐसा था नहीं जो टफ लगा। लेकिन अब समझिए, गुड्स की डेफिनेशन में मैंने बोला हर वो चीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है उसे इस एक्ट के हिसाब से गुड्स बोलते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होने को तो मूव हो सकती हैं, होने को तो वो मूवेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको गुड्स नहीं मानते इस एक्ट के अंदर। ऐसा क्या है? सबसे पहला है पैसा, मनी। मनी चाहे से आपके हाथ में हो, मनी चाहे से बैंक में हो, हर केस के अंदर जो पैसा है उसे गुड्स नहीं माना जाएगा। याद रख लेना इस बात को, अपने माइंड में फिट कर लो कि जो पैसा है उसे किसी भी कंडीशन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? अरे भैया इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि जो गुड्स होते हैं ना, उनको मैन्युफैक्चर जो किया जाता है वो एक नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है। आप या मैं भी गुड्स को बना सकते हैं, लेकिन जो पैसा होता है ना, पैसा, उसको कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है एक तरीके से, वो पावर देता है आरबीआई। आ रही है बात समझ में? तो भैया आप पैसे को गुड्स कैसे मान सकते हो? पैसा तो एक मीडियम है, पैसा तो एक माध्यम है, पैसा तो एक सोर्स है, साधन है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प लेकर आप गुड्स को खरीदते या बेचते हो। पैसा खुद कोई गुड्स नहीं है। तो हमने अभी तक बोला हर मूवेबल प्रॉपर्टी को इस चैप्टर, इस एक्ट के अंदर गुड्स माना जाता है, लेकिन पैसे को कभी भी गुड्स नहीं माना जाता है। ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी तक समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। मैं बोल रहा हूं एक्शनेबल क्लेम जो होता है, एक्शनेबल क्लेम को भी गुड्स नहीं माना जाता। बच्चा बोलता है सर ये तो समझ में आ गया कि मनी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है और उसको गुड्स नहीं मानते, समझ में आ गया। सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? इसको ना तोड़ के पढ़ो, एक्शन एबल क्लेम। मतलब आप कोई क्लेम कर रहे हो और अगर वो क्लेम पूरा नहीं होता, अगर वो क्लेम फुलफिल नहीं होता, तो आप एबल है, आप योग्य हैं, आपको अलाउड है कि
क्योंकि आपका क्लेम पूरा नहीं हुआ तो आप एक्शन ले सकते हो। मैं इसे एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप देखिए, ये जो बंदा आपको दिखाई दे रहा है, हम इसका नाम यहां पर मामा ठाकुर मान लेते हैं। इस आदमी का नाम है मामा ठाकुर। ये आदमी एक हॉस्टल चलाता है। उस हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट पीजी में रहते हैं, मतलब वहीं पे रहना खाना सब कुछ उनका होता है। तो ये आदमी ओनर है, देखो ओन करता है एक हॉस्टल को, वहां पर बच्चे रहते हैं। महीने का उनसे 5,000 रुपया लिया जाता है बच्चों से। अब इसने सोचा ये क्या है, ये बिजी हो गया है, अमीर आदमी है, बिजी हो गया है। अब ये क्या करता था, हर महीने उस हॉस्टल में जाता था, हर महीने हॉस्टल में जाता और वहां पर बच्चों से क्लेम करता कि लाओ 5,000 रुपए, लाओ 5,000 रुपए हर महीने। लेकिन अब ये बिजी हो गया, अब ये खुद हॉस्टल में नहीं जाना चाहता। तो इसने अपने लिए एक आदमी रखा, वो आदमी है गुलशन ग्रोवर। इसने, मामा ठाकुर ने गुलशन ग्रोवर से बोला कि आज के बाद तुम जाओगे मेरे हॉस्टल में, मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, तुम मेरे हॉस्टल में जाओगे, जाकर जो मैं क्लेम करता था हर बच्चे से हर महीने का 5,000 रुपया, अब तुम क्लेम करोगे। और कल को अगर वो 5,000 रुपया नहीं देता है, मतलब तुम्हारा क्लेम पूरा नहीं होता है, तो तुम्हारे पास में ये परमिशन है, ये पावर है कि तुम एक्शन ले सकते हो, तुम उस बच्चे को हॉस्टल से निकाल सकते हो। तो सोचिए, इसने ट्रांसफर कर दिया गुलशन ग्रोवर के पास में। क्या ट्रांसफर किया? एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया। सर कैसे करा एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर? देखिए, इसके पास में पावर थी क्लेम लेने की कि बच्चों से कि 5,000 रुपए दो। अब वो पावर किसके पास आ गई? गुलशन ग्रोवर के पास। तो क्लेम की पावर आ गई। इसके पास में पावर थी एक्शन लेने की कि अगर कोई बच्चा क्लेम को पूरा नहीं कर रहा है, मतलब 5,000 रुपया नहीं दे रहा है, उसको बाहर निकाल दो हॉस्टल से। अब ये पावर इसको दे दी, तो एक्शनेबल क्लेम जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। देखो, गुलशन ग्रोवर के पास में क्लेम की पावर है कि वो कलेक्शन कर सकता है स्टूडेंट से पैसा, और उसके अलावा अब उसके पास में दूसरी पावर कौन सी आ गई है? दूसरी पावर आ गई है कि अगर कोई स्टूडेंट उसको पैसा नहीं देता है तो ये उसको बाहर निकाल सकता है। एग्जाम्पल एक और बनाकर देखते हैं, समझकर चलिए। एक इंस्टीट्यूट है, एबीसी नाम है इंस्टीट्यूट का, एबीसी कोचिंग। मनोज वाजपेयी, मनोज वाजपेयी उसके ओनर है। वहां पर जो स्टूडेंट पढ़ता है, उस स्टूडेंट से फीस ली जाती है 5,000 रुपया, मनोज वाजपेयी जी लेते हैं। कोई बच्चा अगर पैसा नहीं देता, फीस नहीं देता, तो उसे कोचिंग से एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है कि भैया हम आपको फ्री में नहीं पढ़ा सकते, ये हमारा काम धंधा है। ठीक है जी, यहां तक। मनोज वाजपेयी ने एक राम नाम का आदमी अपने पास में रख लिया, मान लो रिसेप्शन पे रख लिया, रिसेप्शन पे रख लिया राम नाम का आदमी। ठीक है, ये चीज यहां तक। चलो, तो अब देखो, अब बच्चों से पैसा कौन मांगेगा? स्टूडेंट से पैसा कौन मांगेगा? तो क्लेम करने की पावर राम के पास में आ गई कि वो बच्चों से 5,000 रुपया मांगेगा, और अगर वो बच्चे नहीं देंगे तो वो उनको एक्सपेल भी कर सकता है। तो मनोज वाजपेयी ने राम के पास में ट्रांसफर कर दिया, मूव कर दिया। मूव तो हो रहा है, मूव तो हो रहा है, एक जगह एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास जा रहा है, मूव तो हो रहा है। और क्या है? एक्शनेबल क्लेम है, लेकिन इसको गुड्स की डेफिनेशन में नहीं माना जाता। तो देखो, यही चीज हम लोग अभी तक यहां तक पढ़ रहे थे, है ना? हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि हर वो गुड्स, हर वो मूवेबल चीज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है, हम उसको गुड्स मानते हैं। लेकिन हमने दो चीजों को एक्सक्लूड कर दिया, जो एक जगह से दूसरी जगह होने को तो मूव हो सकती हैं, फिर भी हम उनको गुड्स नहीं मान रहे हैं। और उसमें हमने क्या क्या लिया? एक तो मनी, दूसरा एक्शनेबल क्लेम। स्टूडेंट बोलता है समझ में आ गया सर, लेकिन सर आपने यहाँ पर इंक्लूजन में भी कोई चीज रखी हुई है, इसको भी समझाओ ना। इसको भी समझा देता हूं, देखो समझिए। आपको मेरे ख्याल से पता होगा, बहुत सारे लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स होता क्या है? शेयर एक कागज का टुकड़ा होता है, उस पे यहाँ पे कंपनी का नाम आता है।
फिर यहाँ पे जिस बंदे ने शेयर्स खरीदे हैं मतलब शेयर होल्डर, उसका नाम आता है, उसने कितने शेयर्स खरीदे हैं क्वांटिटी आती है, कितने रुपए के शेयर्स खरीदे हैं अमाउंट आता है, और यहाँ पर कंपनी की कॉमन सील आती है। इसको हम बोलते हैं शेयर, कि बंदे ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। इसी तरह से लोग कंपनी के स्टॉक्स भी खरीदते हैं। शेयर्स और स्टॉक दोनों ही अगर देखा जाए तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना होता है, या तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दो या फिर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दो। फर्क इतना है कि स्टॉक जो है वो थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, ये थोड़ा नैरो कंसेप्ट है, हमें उसके अंदर नहीं जाना है। अगर किसी बंदे ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं या स्टॉक्स खरीदे हैं, हम उनको गुड्स मानते हैं, क्योंकि मान लीजिए ए ने शेयर्स खरीदे तो वो बी को बेच सकता है, बी सी को, सी डी को, डी ई को, किसी को भी बेच सकता है, मूवेबल है। तो सर ये समझ में आ गया पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, आपको ये जमीन दिख रही है यहां पर, ये जमीन मूवेबल नहीं है क्योंकि ये लैंड है, ये उठ के नहीं जा सकती, जमीन उठ के नहीं जा सकती। लेकिन इस जमीन पर किसान ने ये फसल लगाई, ये घास लगाई, ये पेड़ लगाया, ये बिजली का पोल लगाया, ये है तो जमीन पर, लेकिन इसको जमीन से सेपरेट किया जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, इनको गुड्स माना जाता है। इसी तरह से ये जमीन है, ये मिट्टी जमीन है, ये जमीन तो मूवेबल नहीं है, लेकिन इस जमीन के अंदर जब खुदाई करी गई तब ऑयल निकला, तब पेट्रोल निकला, तब डीजल निकला। जो पेट्रोल डीजल या ऑयल निकला है ये तो मूवेबल है, तो हम इसको गुड्स की डेफिनेशन में काउंट कर लेंगे। देखिए यही मैंने लिखा हुआ है, जब अगर हम इंक्लूजन के अंदर देखते हैं तो स्टॉक हो गए, शेयर्स हो गए, या जमीन पे कोई क्रॉप उग रही है, ग्रास उग रही है, या कोई भी ऐसी चीज जो कि है तो लैंड पर लेकिन उसे इजीली सेपरेट किया जा सकता है, उसको बोला जाता है गुड्स। क्लियर है? तो अब एक बार हम रिवाइज करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए मेरी आदत है मैं रिवाइज जरूर कराता हूं, जिससे जो हमने पुराना पढ़ा है वो आप भूले नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कब आया था इंडिया के अंदर, कब से चल रहा है, कब से लागू है? 1 जुलाई 1930 से। क्या पूरे इंडिया में अप्लाई होता है? हाँ जी, पूरे इंडिया में, होल इंडिया में अप्लाई होता है। इससे पहले हम क्या करते थे? इससे पहले सेक्शन 76 से 123 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उनको पूरा करते थे हम। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज अब आ जाती है, हमने डेफिनेशंस देखी। डेफिनेशन में देखा बायर वो है जो बेचता है, बायर वो है जो खरीदता है, सेलर वो है जो बेचता है। डिलीवरी का मतलब है पहले मालिक सेलर था, अब बायर बन जाता है। गुड्स का मतलब है हर मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स मानते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें मूवेबल है फिर भी इनको गुड्स नहीं मानते। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। और नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को डायरेक्टली नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। डॉक्यूमेंट का मतलब है पेपर, टाइटल का मतलब है ओनर, मालिक। जो हम गुड्स की बात कर रहे हैं, जिन गुड्स को खरीदा या बेचा जा रहा है, उनका मालिक कौन है, ये हमें कुछ पेपर्स बता देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं। हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। मैं डायरेक्टली पहले एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, फिर उसके बाद में एक्चुअल डेफिनेशन दिखाऊंगा। समझकर देखिए, ये है रजनीकांत, और रजनीकांत जो है वो दुकानदार है, मतलब वो सेलर है। और कहां पे है उनकी दुकान? चेन्नई में है। और राजपाल यादव जो है वो है बायर, और ये कहां पर है? ये राजस्थान में, जयपुर में है। अरे ये बात समझ में आता? तो रजनीकांत जो दुकानदार है वो साउथ के अंदर बैठे हुए हैं, और खरीददार राजपाल यादव जयपुर में बैठे हुए हैं। अब समझिएगा, इन्होंने इनको 50 वॉशिंग मशीन बेची, 50 वॉशिंग मशीन बेची। इन्होंने बोला भैया ठीक है, भेज दो मेरे पास में। तो अब रजनीकांत भेज रहे हैं शिप से, क्योंकि साउथ राजस्थान से दूर है और 50 वॉशिंग मशीन है, तो पानी के रास्ते जल्दी आ सकता है।
तो शिप से भेजा जा रहा है। देखो शिप के ऊपर ये रखी हुई 50 वॉशिंग मशीन। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए अब मुझे बताइए, जब रजनीकांत ने राजपाल यादव को ये 50 वॉशिंग मशीन बेची होंगी तो बिल भी काटा होगा जो कि बायर के नाम पे होगा, मतलब राजपाल यादव के नाम पे। उस बिल की एक कॉपी जो शिप का इंचार्ज होगा, जो शिप का इंचार्ज होगा, उसको भी दी गई होगी। ठीक है, और राजपाल यादव के पास में भी एक कॉपी भेज दी गई। तो अब हमें कैसे पता लग रहा है कि असली मालिक राजपाल यादव है? हमें कैसे पता लग रहा है? सर हमें पता लग रहा है उस डॉक्यूमेंट से, जो डॉक्यूमेंट रजनीकांत ने, मतलब सेलर ने, इस शिप के इंचार्ज को दिया है। सोचिए, जब ये शिप राजपाल यादव के पास में पहुंचेगा तो राजपाल यादव बोलेगा इस शिप वाले से कि हाँ जी भैया मैं ही इन गुड्स का मालिक हूं। शिप वाला बोलेगा मैं कैसे मान लूं कि आप ही इन गुड्स के मालिक हैं, आप ही खरीदार हैं, आप ही वो इंसान है जिसको रजनीकांत ने ये 50 वॉशिंग मशीन बेची। तो राजपाल यादव बोलेगा आप बिल की कॉपी लेकर आए होंगे ना, आप एक डॉक्यूमेंट लेकर आए होंगे जो कि दुकानदार ने आपको दिया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि मैं उसका खरीदार हूं, राजपाल यादव के नाम पे वो बिल कटा हुआ है, मेरा नाम राजपाल यादव है, ये देखो मेरी आईडी। वो जो डॉक्यूमेंट था, वो जो बिल था, उससे पता चला ये मालिक है। आ रही है बात समझ में? और इस तरह के अगर कोई भी सामान शिप के थ्रू आ रहे हैं तो शिप वाले के पास में जो डॉक्यूमेंट होता है जिससे पता लगता है कि मालिक खरीदार है, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बिल ऑफ लेडिंग। क्या बोला जाता है? बिल ऑफ लेडिंग। सोचिए कि रजनीकांत ने वो 50 वॉशिंग मशीन शिप के रास्ते ना भेजी होती और भेजी होती बाय ट्रेन, मतलब बाय रेल, हिंदी में रेल बोलते ना, रेल से भेजी होती, तो फिर उस केस में वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता जिससे हमें पता लगता कि मालिक राजपाल यादव है? सर रेलवे की रिसिप्ट। क्योंकि जब भेजा होगा ना, क्योंकि जब रजनीकांत ने सर भेजा होगा तो किसके नाम पे बिल कटवाया होगा? राजपाल यादव के नाम पे। तो सर वो रेलवे की रिसिप्ट जो है उससे पता लग जाता। आ रही है मेरी बात समझ में? तो देखिए अब लेके चलता हूं मैं आपको। मैंने बोला हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, मतलब वो डॉक्यूमेंट, वो कागज का टुकड़ा, वो पेपर जो कि ओनरशिप बता देता है गुड्स की। और वो कोई भी कागज का टुकड़ा हो सकता है वो रेलवे सर्टिफिकेट रिसिप्ट हो सकता है बिल ऑफ लेडिंग हो। बिल ऑफ लेडिंग का मतलब मैंने क्या बताया? एक ऐसी लिस्ट जो कि शिप का बंदा लेकर आ रहा है और उसमें पता लगता है मालिक कौन है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें कि जो माल रजनीकांत ने बेचा, एक तो शिप के थ्रू, देखिए हमने पुराने वाले में क्या देखा, ये शिप डायरेक्टली राजपाल यादव के यहां पर आ गया, तो बिल ऑफ लीडिंग जो है वो बन गया हमारा डॉक्यूमेंट। सोचिए वो जो शिप है वो इस पोर्ट पर आ गया। पोर्ट हम इसको डॉक भी बोलते हैं, पोर्ट को दूसरी भाषा में डॉक बोला जाता है। ये एक वो एरिया है जहां पर बहुत सारे लोगों के शिप सामान ले लेकर आते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों से यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। ये मालिक है, ये कांचा चीना है पुरानी अग्निपथ का, डैनी डेंजोपा, ये जो है इसका एक्चुअली में मालिक है। अब देखिए राजपाल यादव की जो शिप है, राजपाल यादव की जो नाव है, जो जहाज है राजपाल यादव का, वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो ये बंदा क्या लेकर आया होगा? बिल ऑफ लेडिंग। ये भी वो डॉक्यूमेंट है जिससे पता लग रहा है राजपाल यादव ओनर है। लेकिन ये शिप अगर डायरेक्टली राजपाल यादव के पास पहुंच जाता तो बिल ऑफ लीडिंग ही इनफ होता, हमें कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए था। लेकिन ये आ गया इस पोर्ट पर, इस डॉक पर, इसका मालिक ये। अब ये और एक नया डॉक्यूमेंट बना देगा, ये एक नया डॉक्यूमेंट बना देगा, न्यू डॉक्यूमेंट, जिसको हम बोलेंगे डॉक वारंट, जिसको हम बोलेंगे डॉक वारंट। कौन बना रहा है? उस डॉक का, उस पोर्ट का मालिक। क्या सर बिल ऑफ लीडिंग इनफ नहीं है? इनफ है।
बिल्कुल इनफ है बिल ऑफ लीडिंग, उससे भी काम चल जाएगा, उससे भी पता लग रहा है राजपाल यादव ओनर है। लेकिन अगर वो जो जहाज वाला था, जो शिप वाला था, डायरेक्टली अगर राजपाल यादव के पास में आ जाता, बिल ऑफ लीडिंग इनफ था, लेकिन उसने डायरेक्टली राजपाल यादव के पास में नहीं पहुंचा, हो सकता है कोई वजह होगी, उसने इस पोर्ट पर खड़ा कर दिया, इस पोर्ट का मालिक है ये, तो ये भी एक नया डॉक्यूमेंट बनाएगा जिस पर ये लिखेगा कि एक शिप आया है जिसमें 50 वॉशिंग मशीन आई है जो कि साउथ से, चेन्नई से आई है और राजपाल यादव ने मंगाई है, तो मैं एक डॉक्यूमेंट इशू कर रहा हूं जिस पर मैं ये लिख कर दे रहा हूं कि इनका मालिक राजपाल यादव है। तो ये जो डॉक वारंट है इस केस में, ये वो कागज का टुकड़ा हो गया जो कि राजपाल यादव का मालिकाना हक बताता है। तो इतना याद रखिएगा, अगर शिप डायरेक्टली बायर के पास में जाता है तो बिल ऑफ लीडिंग से काम चल जाता है, लेकिन शिप डायरेक्टली बायर के पास में ना आकर पोर्ट पे खड़ा हो जाता है और पोर्ट का ओनर अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाता है उसको हम डॉक वारंट बोलते हैं। क्लियर? देखिए ये चीज यहां पर लिखी हुई है, तो मैंने यही लिखा हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि ये बताता है कि मालिक कौन है उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स बोलते हैं। टाइटल शब्द का मतलब ओनर होता है लीगल भाषा में, चाहे से वो बिल ऑफ लीडिंग हो, चाहे से वो डॉक वारंट हो, चाहे से वो रेलवे रिसिप्ट हो, कोई दूसरा वारंट हो, चाहे से वो वेयर हाउस सर्टिफिकेट हो। वेयर हाउस सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है समझिए, एक बार मैं इसको साफ कर दूं, देखिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब हम समझेंगे कि जो वेयर हाउस सर्टिफिकेट है आखिर उसका मतलब क्या होता है। देखिए सोचिए ये शिप यहां पर आ गया, सोचिए यहां पर राजपाल यादव खड़ा है, राजपाल यादव चाहे तो शिप में से जो वॉशिंग मशीन्स हैं उनको डायरेक्टली अपनी शॉप पर ले जाए, तो मैटर खत्म। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि राजपाल यादव की दुकान में अभी जगह ही नहीं हो, राजपाल यादव बोले यार इन 50 वॉशिंग मशीन को कहाँ रखूं, दुकान में तो जगह नहीं है मेरे, एक काम करूं ना, ये जो पोर्ट है यहीं पर देखो एक वेयर हाउस बना हुआ है, गोडाउन बना हुआ है, ये लोग सामान रख लेते हैं किराए पर, मतलब सामान यहाँ पे रख दो, इनको किराया देते रहो और फिर बाद में आके ले जाओ, इसको हम बोलते हैं वेयर हाउस। क्या बोलते हैं? वेयर हाउस। ये सरकारी होता है। अगर ये प्राइवेट होता, होता गोडाउन, होता वेयर हाउस, अगर ये सरकारी है तो इसका नाम वेयर हाउस कहलाता है। अगर ये प्राइवेट होता, किसी प्राइवेट आदमी का होता, सरकारी का नहीं होता, तो इसको वॉर फिंगर बोलते हैं। जब राजपाल यादव यहाँ पे अपनी 50 वॉशिंग मशीन रखवाएगा ना, तो ये लोग जो है वो एक सर्टिफिकेट दे देंगे राजपाल यादव, उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखेंगे और राजपाल को भी दे देंगे। उसमें लिखा जाएगा कि गुड्स का मालिक तो ये बंदा है राजपाल यादव, हमने तो बस यहाँ पे किराए पे रखे हुए क्योंकि इसके पास में अभी जगह नहीं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब है कोई भी ऐसा कागज जिससे पता लगता है कि ओनर कौन है, चाहे से वो बिल ऑफ लीडिंग हो, चाहे से वो डॉक वारंट हो, चाहे से वो वेयर हाउस सर्टिफिकेट हो, अगर प्राइवेट में रखवाया वॉर फिंगर सर्टिफिकेट हो, रेलवे रिसिप्ट हो, कुछ भी। ठीक है तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी, और जो हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उस गुड्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था हर मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स बोलते हैं, लेकिन इन दो को एक्सक्लूड कर दिया था। उसके अलावा फिर हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स भी पढ़ लिया। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है, तो एक बार मैं शुरू से रिपीट कर दूं, मजा आएगा दोबारा। हम पढ़ रहे हैं सोगा, कब आया था? 1 जुलाई 1930 को, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, इवन जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है। उससे पहले सेक्शन 76 से 123 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको करवा रहे थे, सेल्स को करवा रहे थे इंडिया में, सेल और परचेज। ठीक है, उसके अलावा फिर हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखी, बायर जो खरीद रहा है, सेलर जो बेच रहा है, डिलीवरी का मतलब है मालिक पहले सेलर था अब बायर बन गया है, गुड्स का मतलब हम हर मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन मनी को और एक्शनेबल क्लेम को नहीं मानते। लेकिन अगर कोई लैंड है, जमीन है, उसको भी नहीं मानते लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मूव कराया जा सकता है उनको मान लेते। फिर हमने पढ़ा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, तो इसका मतलब होता है ऐसा कागज का टुकड़ा जो मालिकाना हक दिखाता है, हो सकता है वो बिल ऑफ लीडिंग हो सकता है वो डॉक वारंट हो सकता है वो रेलवे रिसिप्ट हो सकता है वो वेयर हाउस सर्टिफिकेट हो सकता है वो वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। चलो नेक्स्ट। सर हमने सुना है कि इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे
कि गुड्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं। उनमें से एक टाइप होता है फ्यूचर गुड्स। ये सर ये गुड्स क्या होते हैं? फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जब दुकानदार, सॉरी, जब ग्राहक मतलब खरीदने वाला आदमी दुकानदार के पास में जाता है तो उस वक्त वो गुड्स पहले से बने हुए नहीं होते हैं, वो गुड्स पहले से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि उन गुड्स को फ्यूचर में बनाया जाता है। जब बायर एक्चुअल में दुकानदार से खरीद रहा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, मतलब ये तय हो जाता है कि हाँ मैं आपसे खरीद रहा हूं और अब मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता, मैं आपसे खरीद रहा हूं, तो ऑर्डर दे देता है बायर। और बायर का ऑर्डर आ जाने के बाद में ये गुड्स बनाए जाते हैं, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करते, इनको बोला जाता है फ्यूचर गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, देखिए ये है हमारे तारक मेहता। आप अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो आपको याद रहेगा, है ना। ये हो गए हमारे तारक मेहता और ये हैं हमारे डॉक्टर हाथी। अब देखिए ये जो डॉक्टर हाथी है ना, ये डॉक्टर हाथी थोड़े शरीर से हैवी है, काफी हैवी है। तो ये दोनों गए एक शोरूम के अंदर, इस मैडम का ये शोरूम है, और वहां पर जाकर बोले कि मैडम हम दोनों के लिए एक बढ़िया 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 से सूट दिखा दो दोनों के लिए, क्योंकि हमारे पार्टी है, हम पार्टी में जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया सूट दिखा दो हमारे। तो मैडम ने बोला तारक मेहता से कि मेहता साहब आप तो देखो पतले से हो, तो आपके लिए तो सूट तैयार है, आपके मेजरमेंट्स के हिसाब से, आपके नाप के हिसाब से, आप तो ले जाओ। तो ये गुड्स तो हो गए एग्जिस्टिंग गुड्स, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जिस टाइम पे खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है उस टाइम पर गुड्स जिंदा हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं एग्जिस्टिंग। लेकिन मैडम बोली डॉक्टर आती से, डॉक्टर आती आपका शरीर थोड़ा हैवी है, आपके नाप का सूट जो है वो हमें अलग से बनवाना पड़ेगा, तो अगर आप बोलते हो कि आप हमसे खरीद लोगे तो हम आपके लिए बनवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये गुड्स पहले से एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि इनको अगर डॉक्टर आती बोलते हैं हाँ जी ठीक है आप बनवा दीजिए मैं तैयार हूं, तो ये बनाए जाएंगे। सेलर इनको तब बनाएगा जब बायर का ऑर्डर आ जाएगा। इस तरह के गुड्स को बोला जाता है फ्यूचर गुड्स। देखो मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है उसके बाद में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करें, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करें कि सनी देओल है, सनी देओल, सनी देओल का बर्थडे है, सनी देओल का बर्थडे है, तो जो बॉबी देओल है वो सनी देओल को पार्टी देना चाहता है। उसके लिए बॉबी देओल जो है वो गया सनराइज शॉप पर, वहां पर जाकर बोला केक दे दो। दुकानदार बोला अभी नहीं है, ऑर्डर पे बनाते हैं हम लोग, कितने क्वांटिटी में चाहिए, तो इसने वो पाउंड में जो बनता है वो बता दिया, क्या क्या डिजाइन बनवानी है वो बता दिया। दुकानदार बोला ठीक है 5 घंटे बाद में आ जाओ, आपको केक तैयार मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो केक है वो गुड्स है क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो एग्जिस्ट फ्यूचर गुड्स है, क्यों? क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, बायर के कहने पे उसको बनाया जाए। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहां पर हम लोगों ने अपनी डेफिनेशंस देख ली। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, समझिए। देखिए एक तो होती है सेल और एक होती है एग्रीमेंट टू सेल, दोनों में फर्क होता है। सेल का मतलब होता है कि एक्चुअल सेल हो चुकी है, एक्चुअल सेल डन, मतलब माल बिक गया, मतलब ओनर जो है वो अब कौन बन गया? बायर बन गया। पहले कौन था? सेलर था, अब कौन बन गया? बायर। इसको बोलते हैं सेल, जब एक्चुअली में माल बिक जाता है। बच्चा ये क्वेश्चन बोलता है सर आप बोल रहे हो सेल का मतलब है एक्चुअल में सेल हो चुकी है, एक्चुअल में जो ओनर है वो बायर बन गया है। सर क्या ये जरूरी है कि बायर ने पेमेंट दे दिया हो? नहीं, ये जरूरी नहीं, उधार पर भी तो माल जाता है, हो सकता है बायर बाद में पेमेंट दो, ये जरूरी नहीं है अभी दिया है, लेकिन सेल हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि बायर बाद में पैसा देगा, इसका मतलब है वो बाद में ये बोल देगा कि मुझे सामान नहीं खरीदना, सामान तुम ले जा चुके हो,
सेल हो चुकी है, चाहे से तुम बाद में पैसा दोगे, चाहे से दुकानदार गुड्स की डिलीवरी बाद में देगा। मुद्दे की बात यह है, सेल का मतलब होता है कि सामान बिक चुका है, मालिक जो है वो ग्राहक खरीदार बन चुका है, चाहे से खरीदार पैसा बाद में पे करे, चाहे से बेचने वाला उन गुड्स का डिलीवरी बाद में दे, लेकिन सेल हो चुकी है। अब ये समझ लीजिए कि सेलर जो है वो बिल काट चुका है। देखिए ये सब बातें मैंने हिंदी में भी लिखी हुई है क्लियरली, कि सेल के अंदर सामान दुकानदार के द्वारा ग्राहक को असलियत में बेच दिया गया है। यह जरूरी नहीं है कि ग्राहक ने पेमेंट कर दिया हो, यह भी जरूरी नहीं है कि दुकानदार ने सामान की डिलीवरी दे दी हो, लेकिन जरूरी यह है कि सेल हो चुकी है, मतलब बिल कट चुका है। मतलब मानकर चलिए कि अगर जेठालाल ने अपनी दुकान में यह तय किया हुआ था कि मेरे स्टॉक में तो 50 टीवी हैं, तो किसी ने अगर उससे 4 टीवी खरीदे तो उसने अब स्टॉक में 46 टीवी ही बचाए हैं 46, क्योंकि 4 उसके बिक चुके हैं। चाहे से वो टीवी की डिलीवरी बाद में देगा, चाहे से खरीदने वाला पैसा बाद में देगा। समझ में आ रही है मेरी बात को? लेकिन सेल का मतलब होता है एक्चुअली में बिक चुका है। याद रखिएगा इन चीजों को, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए अब बात आती है, सर एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कि जो सेलर है और जो बायर है उनके बीच में अभी सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, ओनली एग्रीमेंट। एक्चुअल सेल जो है वो नहीं हुई है, एक्चुअल में माल जो है वो नहीं बिका है। मतलब मालिक कौन है? मालिक अभी भी सेलर है, लेकिन जब सेल हो गई थी तो मालिक कौन बन गया था? बायर बन गया था। लेकिन यहां पर सेल नहीं हुई है, यहां पर सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ है। देखो इसके अंदर असलियत में अभी तक सेल नहीं हुई है, लेकिन दुकानदार और ग्राहक के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है कि सामान भविष्य में फ्यूचर में आपको दे देंगे, सेलर फ्यूचर में बेच देगा, दुकानदार फ्यूचर में खरीद के पेमेंट कर देगा। अभी नहीं हुआ है। एक एग्जांपल समझते हैं हम इसका, समझिए। देखिए ये है हमारे अय्यर भाई, मिस्टर अय्यर, ये है जेठालाल। अय्यर भाई जेठालाल की दुकान पर गए और वहां पर बोले, जेठालाल सोनी एक्सपीरिया कंपनी का वाटरप्रूफ मोबाइल, कोई भी मॉडल आता होगा, इन्होंने वो मॉडल नंबर भी बता दिया कि वो वाला मोबाइल मुझे दे दो। ठीक है, जेठालाल ने बोला, अय्यर भाई वो मोबाइल तो बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहा है, उसकी तो शॉर्टेज चल रही है भैया मार्केट में, अभी नहीं है, 5 दिन बाद मिल जाएगा, हो सकता है शायद 5 दिन बाद डिलीवरी आ जाए, मेरी सप्लायर से बात हो गई, अभी तो नहीं है, शॉर्टेज बहुत ज्यादा चल रही है। तो अय्यर भाई ने एग्रीमेंट कर लिया अब जेठालाल के साथ कि मुझे वो मोबाइल खरीदना ही खरीदना है। जेठालाल ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ में एग्रीमेंट कर रहा हूं कि जैसे ही वो मोबाइल आए मुझे बता देना, मैं उस मोबाइल को तुमसे खरीदूंगा। जेठालाल बोला ठीक है जी, तैयार हूं। दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया। अभी तक एक्चुअल में सेल हुई नहीं है, हो सकता है शायद फ्यूचर में सेल हो जाए, इसे बोला जाता है एग्रीमेंट टू सेल एट अ फ्यूचर डेट। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहां पर दोबारा से एक बार रिपीट करूं तो अभी तक हमने पढ़ा सोगा कब आया? 1 जुलाई 1930 को आया, पूरे इंडिया में अप्लाई हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई हो रहा है। इससे पहले सेक्शन 76 से 123 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता था। ठीक है जी, यहां तक। इसके अलावा डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें गुड्स में पढ़ा कि हर मूवेबल प्रॉपर्टी, हर वो चीज जो मूव हो सकती है वो गुड्स है, लेकिन मनी को और एक्शनेबल क्लेम को हमने नहीं माना। लैंड जो है उसको भी नहीं माना क्योंकि वो मूव नहीं हो सकती, लेकिन उसके ऊपर जो अटैच कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं, उसको हमने गुड्स मान लिया। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद में मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, मैंने उसमें बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट, ये सब चीजें समझाई, वो समझ में आ गया। फिर मैंने बताया सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर डिफरेंस होता है। सेल का मतलब है एक्चुअल में माल बिक चुका है, ओनर एक्चुअली में बायर बन चुका है, चाहे से गुड्स की डिलीवरी अभी तक सेलर ने नहीं दी है, चाहे से बायर ने अभी तक पैसा नहीं दिया या दे दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेल हो चुकी है, बिल कट चुका है, दुकानदार मान चुका है उसने बेच दिया है, ग्राहक मान चुका है उसने खरीद लिया है, किस्सा खत्म।
एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, फ्यूचर में हो सकता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इनके में डिफरेंसेस भी आपको समझा देता हूं, क्योंकि डिफरेंसेस भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इन केस ऑफ सेल द प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब हाथ की हाथ मालिक कौन बन रहा है? हाथ की हाथ मालिक बायर बन रहा है। सामान का मालिकाना हक हाथों हाथ ट्रांसफर हो जाता है। एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता, फ्यूचर में होगा। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर पहले ही पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, कहने का मतलब सेल, इसमें क्या है? सेलर माल बेच चुका है, दुकानदार खरीद चुका है, इनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है कि अभी तक हुआ नहीं है, फ्यूचर में शायद हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी। क्योंकि सेल में माल बिक चुका है तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर फ्यूचर में माल बिक सकता है, अभी तक हुआ नहीं है, तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? अभी तक दो डिफरेंस पढ़ लिए, इजी इजी। थर्ड डिफरेंस पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। सेल के अंदर राइट इन रैम आ जाता है, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर राइट इन पर्सोनेम आता है। बच्चा बोलता है सर पहले मुझको राइट इन रैम समझाओ, उसके बाद में मुझको राइट इन पर्सोनेम समझाओ। समझा देता हूं ध्यान से। अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं? अभी हम राइट इन रैम की बात कर रहे हैं, मतलब हम सेल की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझिए। सपोज करो अय्यर भाई जेठालाल से जो मोबाइल मांग रहे थे, एक्चुअली में उन्होंने खरीद लिया। खरीद लिया तो अय्यर भाई परचेज्ड मोबाइल एंड नाउ ही इज ओनर, और अब ये मालिक बन चुके हैं। ठीक है, अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अब मालिक कौन है? मालिक है अय्यर भाई। सोचिए, इंडिया का आदमी, ये है बसूली भाई, ये है इंडिया के। अगर ये उस मोबाइल को नुकसान पहुंचाते हैं, या मोबाइल की देखो इन्होंने चोरी कर ली और अब मजे ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या अय्यर भाई के पास में अधिकार है इनके खिलाफ एक्शन लेने का? यस। अच्छा सोचो कि मोबाइल का नुकसान, मोबाइल की चोरी, जिसका ही मालिक अब अय्यर भाई बन चुके हैं, इंडिया के आदमी ने नहीं करा, जैकी चैन चाइना वाले ने करा। क्या अय्यर भाई के पास अधिकार है एक्शन लेने का? यस। अच्छा सोचो चाइना वाले ने नहीं करा। सोचो कि यूएसए के आदमी ने करा, ब्रैड पिट ने, देखो इन्होंने मोबाइल चोर लिया या नुकसान पहुंचा दिया, कुछ भी, क्या अय्यर भाई के पास अधिकार है? यस। सोचो, होने को तो ये विजय माल्या जो है वो इंडिया के, हम इन्हें एक बार इन्हें इंग्लैंड के मान लेते हैं एग्जांपल्स के लिए। अगर इन्होंने उस मोबाइल का कुछ नुकसान कर दिया तो क्या सॉरी, तो क्या अय्यर भाई इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? यस। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब सेल हो जाती है, जब कोई इंसान गुड्स का ओनर बन जाता है, क्योंकि वो उसको खरीद चुका है, क्योंकि एक्चुअल सेल हो चुकी है, और एक्चुअल सेल होते ही जो ग्राहक होता है वो असली मालिक बन जाता है। तो जेठालाल अब मालिक नहीं है, अब मालिक अय्यर है। और जब आदमी उस गुड्स का मालिक बन जाता है ना, तो उन गुड्स के खिलाफ इस पूरी दुनिया में अगर कोई भी इंसान कुछ कर रहा है तो ये उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, पूरी दुनिया में। इसे हम बोलते हैं राइट इन रेम। अय्यर भाई हैज राइट टू फाइल सूट, मतलब केस फाइल कर सकते हैं, एंड टू टेक बैक हिज मोबाइल, अपना मोबाइल वापस ले लें या फिर कंपनसेशन ले लें। पूरे दुनिया के अगेंस्ट में उनके पास में अधिकार है। इसको बोला जाता है राइट इन रेम। देखो हिंदी में भी मैंने इस बात को लिखा हुआ है, देखो, क्योंकि ग्राहक ने सामान खरीद लिया और मालिकाना हक अब ग्राहक, मतलब जिसने खरीदा वो मालिक बन चुका है। तो अगर पूरी दुनिया में कोई भी उस सामान का किसी भी तरीके से नुकसान करता है, तो जो खरीदार है, जो अब मालिक बन गया है, वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मतलब पूरी दुनिया के खिलाफ उसके पास में अधिकार है। ये हो गया राइट इन रेम। अब हम समझते हैं एग्रीमेंट टू सेल में राइट इन पर्सोनेम का मतलब क्या होता है। समझिएगा, समझो कि अभी तक अय्यर भाई ने मोबाइल खरीदा नहीं है, बस अय्यर भाई जो है वो एग्रीमेंट करके चले गए।
अय्यर भाई जो है वो एग्रीमेंट करके चले गए थे जेठालाल से कि मोबाइल जैसे ही आ जाए मुझे बता देना, मैं तुमसे खरीद लूंगा। सपोज करते हैं अपन 11,000 रुपए में अय्यर भाई को मोबाइल बेचते जेठालाल जी, सपोज करते। लेकिन राजपाल यादव जो हैं उन्होंने बोला मुझे 15,000 में वो मोबाइल बेच दो। तो जेठालाल ने राजपाल यादव को मोबाइल बेच दिया। देखिए 1 मिनट, देखिए ये बात मैंने लिखी हुई है कि जेठालाल सोल्ड दैट मोबाइल टू राजपाल यादव एट हायर कॉस्ट, क्योंकि उसे ज्यादा पैसा मिल रहा। क्या जेठालाल ऐसा कर सकता है? कर सकता है जी, क्योंकि अभी तक एक्चुअल सेल नहीं हुई है, और जब एक्चुअल सेल नहीं होती है तो मालिक जो है वो पहले वाला ही होता है, मतलब दुकानदार ही होता है, जेठालाल ही। लेकिन सर क्या ये गलत नहीं है? हाँ जी ये गलत है। सर किसके साथ गलत हुआ? अय्यर के साथ गलत हुआ। सर अय्यर के साथ क्यों गलत हुआ? इसलिए गलत हुआ क्योंकि अय्यर ने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया था। अय्यर इसके भरोसे पे घर पे बैठा हुआ था, उसे वो मोबाइल चाहिए ही चाहिए था, और वो कहीं और ढूंढ नहीं रहा था, क्योंकि जेठालाल ने बोल दिया था कि मैं तुम्हें बेच दूंगा, एग्रीमेंट हो गया था। उसकी वजह से अब अय्यर का नुकसान हो रहा है। हो सकता है वो मोबाइल उसे मिल ही नहीं रहा है, हो सकता है वो मोबाइल उसको अब कॉस्टली मिल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। उस मोबाइल के लिए उसे कहीं और जाना पड़ रहा है जहां पर उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग रहा है, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। क्या अय्यर भाई रोड पे चलते इंसान को मार पीट सकते? नहीं। बगल के पड़ोसी को मार दे? नहीं। मुझको और आपको मार दे? नहीं। राजपाल यादव से लड़ ले? नहीं। किससे लड़ ले? सिर्फ और सिर्फ जेठालाल से। क्यों? क्योंकि सेल नहीं हुई थी, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था। मालिक अभी भी जेठालाल है। हाँ, जेठालाल ने अय्यर भाई का नुकसान जरूर किया है, इसलिए अय्यर जेठालाल के ऊपर केस फाइल कर सकता है, लेकिन जेठालाल के अलावा किसी और के ऊपर नहीं कर सकता। इसे हम बोलते हैं राइट इन पर्सोनम, मतलब सिर्फ एक इंसान के खिलाफ अधिकार आता है जिसके साथ में एग्रीमेंट हुआ था, पूरी दुनिया के खिलाफ अधिकार नहीं आता। अब देखिए, जब मैं राइट इन पर्सोनम समझाता हूं तो बहुत सारे बच्चे तो मेरे से ये बोलते हैं कि सर जब जेठालाल ही मालिक है, अगर सेल हुई नहीं तो जेठालाल मालिक है, फिर सर जेठालाल किसी को भी बेचे, किसी को भी बेचे, उसकी मर्जी है, कितने भी रुपए पे बेचे, लेकिन एग्रीमेंट तो तोड़ा है ना। अय्यर का तो नुकसान किया है ना, उसका तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। बाकी मालिक है, बेचे किसी को भी, लेकिन अय्यर के लिए तो जिम्मेदार रहेगा। तो देखिए 3 डिफरेंस पड़े। पहला, हाथ की हाथ सेल के अंदर हाथ की हाथ माल बिक जाता है, ओनर बायर बन जाता है, यहां पर ऐसा नहीं होता। ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्जीक्यूटरी है। इनके सेल के अंदर राइट इन रेम आता है, यहाँ पे राइट इन पर्सोनेम आता है। नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए, मैं इस डिफरेंस को पढ़ाने से पहले डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा, और फोर्थ जो डिफरेंस है वो हमें इस एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा। देखते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल देखें। देखिए, ये हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हम इनको नवाज भाई के नाम से जानते हैं, बड़े ही फेमस एक्टर हैं, पूरी दुनिया इनको जानती है। देखिए, तो ये हो गए आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एक्चुअल में क्या है ना यार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक पार्टी में जाना है, और कपड़े है नहीं बेचारे के पास में, देखो कैसे उल्टे सीधे कपड़े पहन के डोल रहा है। इन्होंने बोला यार बढ़िया सूट खरीदते हैं, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो गए इस सेलर की दुकान पर, और इससे जाकर बोले अपन को एक मस्त सूट मांगता है, मतलब मुझे एक सूट दे दो, लगना इतना बढ़िया सूट देना, लगना चाहिए अपन सलमान खान है, मतलब स्मार्ट आदमी है, बढ़िया सा सूट देना। सेलर ने, दुकानदार ने इनको सूट दिखाया, सूट पसंद आ गया, फिट भी आ गया, पतला सा आदमी है, फिट आ गया, तो वो सूट बिक गया। तो मतलब हो क्या गया, सेल डन, सेल डन। तो अब ओनर कौन बन गया? मैंने बोला था जैसे ही सेल होती है इमीडिएटली हाथों हाथ जो मालिक है वो बायर बन जाता है। तो मालिक कौन बन गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, मालिक बन गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोला भाई देख, तूने मुझको सूट बेच दिया है,
मैंने खरीद लिया है, मैं सूट का मालिक हूं, मैं डिलीवरी कल लेकर जाऊंगा। दुकानदार बोला ले जाओ भैया, आज ले जाओ, ले जाओ। नहीं मैं कल लेके जाऊंगा। नहीं भाई साहब ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सूट एकदम तैयार है, सूट को आप ले जा सकते हैं, इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना है, आपके लिए एकदम परफेक्ट है, ले जाओ। नहीं मैं तो कल लेकर जाऊंगा। देखो बोल रहे डिलीवरी अपन कल लेकर जाएगा, सेलर की गलती नहीं है। देखिए माल बिक चुका है, मालिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी डिलीवरी लेके जा सकता है, लेके जा नहीं रहा है। सोच के चलो रात में दुकान के अंदर आग लग गई, सब माल जल गया, वो वाला सूट भी जल गया, नुकसान किसका? नुकसान इसका। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी सेलर के पास में आकर ये नहीं बोल सकता कि यार मैंने अभी तक तो डिलीवरी नहीं ली थी, सूट जो है वो तुम्हारी दुकान में था, तुम्हारी दुकान में आग लगी है, मैं क्यों झेलूं, तुम झेलोगे। नहीं, देखिए सेल हो चुकी थी, आप मालिक बन चुके थे, गुड्स तैयार थे, हम उनकी डिलीवरी दे रहे थे आपको, आप ही नहीं लेकर गए, आपका लॉस, मेरा लॉस नहीं है इसमें। अगर सेल नहीं हुई होती, अगर एग्रीमेंट हुआ होता तो सेलर जेलता, लेकिन क्योंकि सेल हो चुकी है तो कौन जेलेगा? बायर। ध्यान से पढ़ो, क्योंकि सेल हो चुकी है इसलिए अगर सामान को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो खरीदार का ही नुकसान माना जाएगा, चाहे से गुड्स अभी बेचने वाले मतलब सेलर के पास में हो, चाहे से उनकी डिलीवरी ना गई हो, चाहे से सेलर की दुकान में या गोडाउन में घर में कहीं भी रखे हुए हो, लेकिन क्योंकि सेल हो चुकी थी, क्योंकि मालिक बायर बन चुका था, क्योंकि गुड्स डिलीवरी के स्टेट में थे, डिलीवरेबल स्टेट में थे, डिलीवरी की कंडीशन में थे, ग्राहक लेके जाना चाहता ले जा सकता था, जानबूझ के नहीं ले जा रहा है, तो भैया नुकसान ग्राहक का ही होगा। एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि अभी तक सेल नहीं हुई है इसलिए सेलर। चलिए, तो अब अभी तक हम लोगों ने कितने डिफरेंस पढ़े? अभी तक हम लोगों ने देखा जाए तो 4 डिफरेंस पढ़ लिए हैं। एक पढ़ा प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, ओनरशिप इसमें अभी नहीं होती, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्जीक्यूटरी है, इसमें पूरी दुनिया के खिलाफ अधिकार आता है, इसमें सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसके खिलाफ अधिकार आता है। उसके अलावा इसमें क्योंकि सेल हो चुकी है, गुड्स को डिलीवरी लेना चाहे बायर ले जा सकता है, जानबूझ के नहीं ले जा रहा है, कल को गुड्स का नुकसान होता है तो बायर का होगा, चाहे से सेलर के पोजीशन में थे लेकिन फिर भी बायर का होगा, यहाँ पे सेलर का। अब इसके बाद में और भी हैं हमारे डिफरेंसेस, लेकिन उन डिफरेंसेस को अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी का जो चैप्टर है उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।